बीकॉम पार्ट 1 मौजूद हैं आप लोग? चैट विंडो शुरू हो जाए तो फिर मैं आज की बातें स्टार्ट करूं। आप लोगों को नजर आ रही बातें, समझ में आ रही है? थोड़ा सा मैं इसको सही है। हाँ बच्चों, तो बीकॉम पार्ट 1 सारे मौजूद हैं? स्टार्ट करें? ठीक है जोएब साहब, चलें अब आज की बात शुरू करते हैं। बेटा आज देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें लेके चलूंगा। आज एक मेजर कॉन्सेप्ट और जो चीजें याद कीजिए कि मैं लास्ट क्लास जब आपको छोड़ी थी तो मैंने आपको अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज हम डिस्कस कर रहे थे। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज में जो चीज अब मैंने बात करनी थी आपसे, आवाज आ रही है भाई? ये और करीब कर लेता हूं माइक। अब आवाज आ रही है सही? स्टार्ट करूं? मैंने अभी बाद में बोलना शुरू नहीं किया था। बोले आवाज सब तक पहुंच रही है आप लोगों तक साफ? मे आई स्टार्ट? ओके ठीक है, सुनो अब। यार अभी कॉल नहीं मैं पिक कर सकूंगा, कुछ लोग मुझे कॉल करने की कोशिश करें। एदेबुल अभी मैं क्लास में हूं, अब बात आपसे यहीं पर हो जाएगी। कॉल आई कांट पिक। अब जरा सुनिए, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज की बात अगर हम करते हैं तो स्टार्ट इस तरह से होगी कि मैंने लास्ट टाइम आपको परचेजेस, मर्चेंडाइज, परचेजेस बताया। अब जरा तवज्जो से सुनिए। देखिए सबसे पहले हम बात ये करते हैं स्टार्ट कि अगर आपसे, बल्कि पहले आपसे पूछा जाए कि किसी भी कारोबार को, किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, तो आप में से अक्सरियत का जो जवाब होता है, मुख्तलिफ थोड़ा सही गलत होने के बाद, वो ये कहते हैं कि पैसा चाहिए होता है। जब किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए पैसा चाहिए तो और वो पैसा कहां से आएगा? उस जरिए को जहां से बिजनेस को शुरू करने के लिए पैसा आता है उसको नाम देते हैं इक्विटीज। ठीक है, इक्विटीज क्या है? हम कहेंगे इक्विटीज वो जरिया है, सोर्स है टू स्टार्ट अ बिजनेस, कि एक कारोबार को शुरू करने के लिए, देख लेना बेटा कोई आवाज जा रही है ना सबको? आंसर ओके? सोर्सेस टू स्टार्ट अ बिजनेस। बोर्ड नजर आ रहा है? हाँ तो अब भाई ये पूरा बोर्ड भरेगा यार, ये बोर्ड बहुत छोटा है, समझे ना? ये मैं अभी आपको पूरा, ये देखो ये सारी चीजों के जो मैं लिख रहा हूँ ये सब नोट्स में मौजूद हैं। जो आपको प्रिंट आउट दिया है वो सारे नोट्स में मौजूद है। यहाँ सिर्फ लिखने का मकसद है कि साथ साथ बताता बच्चों को, ठीक है? ईच एंड एवरीथिंग बोर्ड्स में जो है वो आपके जो नोट्स आपको मैंने वेबसाइट से डाउनलोड करने कहे थे वहां पे मौजूद है, ठीक है? अगर किसी को राइटिंग में कोई मसला हो तो आप अपने सामने नोट्स रखिए, उसका प्रिंट आउट रखिए, आपको वहां से ये चीज ज्यादा तफसील से मिलेगी। चलें, तो इक्विटीज जो है वो है सोर्सेज टू स्टार्ट अ बिजनेस, कि जब हम एक बिजनेस का आगाज करते हैं तो जहां से पैसा हासिल होता है उसको हम नाम देते हैं इक्विटीज। यानी मिसाल के तौर पे अगर मैं पैसा जमा करना चाहता हूं, लगाना चाहता हूं, तो इक्विटीज वो जरिया है जिससे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। अब बात ये आती है कि आपके पास के आखिर कितने जरिए हैं जहां से बिजनेस करने के लिए हम पैसा हासिल करेंगे। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं तो अक्सर बच्चे जो पूछे भाई कि आखिर पैसा आएगा कहां से, तो चूंकि पाकिस्तानी कौम है और पाकिस्तानी कौम की नेचर है तो फौरन जवाब देते पैसा आएगा बैंक से, पैसा आएगा। बिल्कुल सही है, बैंक से पैसा आएगा, लेकिन वो एक उधार होगा। बुनियाद बेसिकली हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक वो पैसा जो कारोबार में कारोबार का मालिक इन्वेस्ट करे, उसको नाम देते हैं ऑनर इक्विटीज। ठीक है, आपका वो पैसा जो आपका अपना पैसा है, जो आप जिसको अपना दावा करते हैं,
उसको नाम दिया जाता है ऑनर इक्विटीज का। और दूसरा, फिर अगर आपके पास पैसा कम पड़ जाए तो आप अगर उधार लेते हैं तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल इक्विटीज। याद रखिएगा, ऑनर इक्विटीज का दूसरा नाम इंटरनल इक्विटीज भी है। ये सारे नाम लिखे हुए हैं। और इसको आउटसाइडर इक्विटीज भी कहते हैं। ठीक है, यानी कारोबार शुरू करने के लिए हमें क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा किस जरिए से आ सकता है? तो दो जरिए हैं। एक जरिया जो हमारा अपना कमाया हुआ पैसा हो, अब वो चाहे हमने खुद कमाया हो, हमारे वालिदैन ने कमाया हो, लेकिन वो हमारा पैसा है जो कभी हमें किसी को लौटाना नहीं है। अगर वो हम कारोबार में इन्वेस्ट करेंगे तो उसको ऑनर इक्विटी या इंटरनल इक्विटीज कहेंगे। लेकिन वो पैसा जो हमने किसी से उधार लिया, अब वो पैसा हम किसी से बैंक से लेते हैं, हम किसी दोस्त से लेते हैं, हम किसी रिश्तेदार से लेते हैं, अपने वालिदैन से लेते हैं, और ये कहते हैं कि कल को हम आपको वापस कर देंगे कमा के, तो उसको कहते हैं एक्सटर्नल इक्विटीज या आउटसाइड इक्विटीज। लेकिन मोर प्रिसाइसली अकाउंटिंग में ऑनर इक्विटीज के लिए जो टर्म इस्तेमाल होती है वो इस्तेमाल होती है कैपिटल, जिसको उर्दू में कहा जाता है सरमाया। ठीक है, तो आज के बाद खास के इंटर जो साइंस के स्टूडेंट है वो याद रखें कि कैपिटल कहा जाता है वो पैसा जो कारोबार के मालिक का पैसा कारोबार में इन्वेस्ट हो, उसको हम कैपिटल के नाम से याद रखेंगे, सरमाया, ऑनर इक्विटी या इंटरनल इक्विटी। ठीक, इसके बाद आता है एक्सटर्नल इक्विटीज। चूंकि ये बाहर वालों का पैसा होता है और इसको एक खास मुद्दत तक हम कारोबार में अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जब हम फायदा हासिल करते हैं, कमा लेते हैं, तो हम उसमें से कुछ जो हिस्सा और उसमें यानी जैसे इंटरेस्ट वगैरह और कर्जा वापस करते हैं। क्योंकि ये वापस करना होता है इसलिए इसको हम कहते हैं लायबिलिटीज। लायबिलिटीज को अगर आसान तरीन बात करा जाए उर्दू में कहा जाएगा कर्जा जात। तो ये दो वर्ड याद रखिएगा। कौन से दो वर्ड? के हम बिजनेस के में जो ऑनर पैसा लगाता है वो कैपिटल, और जो उधार लिया जाता है उसको कहा जाता है लायबिलिटीज या कर्जा जात। बोलो, ये दो पॉइंट समझ में आया पहले? अब ये क्या थे? ये थे बिजनेस के सोर्सेज। सोर्सेज किस चीज के? बिजनेस को शुरू करने के लिए। लाजमी सी बात है, अब बिजनेस में पैसा तो आ गया, लेकिन पैसा खुद से दूसरे पैसे को पैदा नहीं करता। पैसे को कमाने के लिए पैसे को किसी और शक्ल में डालना होता है ताकि वो हमें कमाकर दे सके। इसीलिए अब अगली चीज आती है जिसको कहते हैं एसेट्स। एसेट्स क्या है? सोर्सेस की जगह एसेट्स कहलाते हैं कि ये हैं वो जराए। उस बड़ा मशहूर लफ्ज है ना, सबसे पूछते थे कहां से आए पैसे, नवाज शरीफ से, तो वही रिसोर्सेज। एसेट्स क्या है? रिसोर्सेज हैं टू रन अ बिजनेस। कि एक बिजनेस को चलाने के जो जराए होते हैं उनको नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है? एसेट्स का नाम दिया जाता है। तो शुरू करने का जरिया क्या कहलाता है? इक्विटीज। इक्विटीज फिर कन्वर्ट होती है किसमें? एसेट्स में, ताकि हम बिजनेस को क्या कर सके? रन कर सके। ठीक है, इसीलिए चूंकि ये सोर्सेज हैं और ये रिसोर्सेज हैं, तो कुछ यूं लिखते हैं कि जिस तरह का आपके पास याद है, सोर्सेज हमेशा बराबर होंगे किसके? रिसोर्सेज के। जैसे अकाउंटिंग की इक्वेशन थी ना, एक्शन और रिएक्शन बराबर होते हैं, इसी तरह सोर्सेज इक्वल टू किसके? रिसोर्सेज के। और सोर्सेज क्या हैं? इक्विटीज, जबकि रिसोर्सेज क्या हैं? एसेट्स। तो एसेट्स हमेशा उतने ही होंगे जितनी बिजनेस के अंदर इक्विटीज इंडक्ट की जाएगी। इंडक्ट का मतलब लगाई जाएगी। तो एसेट्स और इक्विटीज हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे। हाँ भाई, सब कमेंट सही आ रहे हैं? अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि इक्विटीज और एसेट्स को, चूंकि इक्विटीज में दो चीजें थी। कौन सी दो चीजें?
कैपिटल और लायबिलिटी। तो इसी इक्वेशन को ऐसे लिखा जा सकता है कि जितना कारोबार में कारोबार का मालिक पैसा इन्वेस्ट करेगा कैपिटल, और जितना वो उधार लेके इन्वेस्ट करेगा वो बराबर होगा किसके? एसेट्स के। इस चीज को कहा जाता है बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। दुनिया में जब भी कभी कोई भी कारोबार का आगाज होगा उसमें ये इक्वेशन इस्टेब्लिश की जाएगी। क्या? कि एसेट्स चाहिए, यानी अब आम तरीन लफ्जों में यूं समझ लो, बिल्कुल मिसाल कि अगर तुम एक स्कूल का बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो स्कूल का बिजनेस चलाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? तो शायद यही एनवायरनमेंट चाहिए, कुर्सियां चाहिए, पंखे चाहिए, बत्ती चाहिए, बोर्ड चाहिए। ये तमाम चीजें जिसकी मदद से तुम एक स्कूल का बिजनेस चलाओगे, वो तमाम चीजें उसकी क्या है? रिसोर्सेज हैं, यानी वो क्या है? एसेट्स हैं। इन रिसोर्सेज को, इन एसेट्स को हासिल करने के लिए लेकिन क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा कहां से आएगा? तो जिस जरिए से रिसोर्सेज को हासिल करने के लिए जो सोर्स है वो क्या है? इक्विटीज। और इक्विटीज दो जरिए से आ सकती हैं, एक कैपिटल और दूसरा लायबिलिटीज। जितनी ज्यादा कैपिटल इकट्ठा होगा, जितना ज्यादा लायबिलिटी लोगे, उतने ही बराबर के क्या हासिल कर सकते हो? एसेट्स हासिल कर सकते हो। जो मेरे साइंस के बच्चे थे उनसे मैं पूछूंगा, बोलो पहले ये बात समझ में आई? जवाब दो तो फिर मैं आगे चलता हूं। क्लियर हुआ कि हर कारोबार में इक्विटीज होंगे, हर कारोबार में एसेट्स होंगे। लाइए भाई, जो हमारा वगैरह 2-4 स्टूडेंट मेरे साइंस से बिलोंग करते थे जिन्होंने मुझे मैसेज किया था, इंटर साइंस वाले, कॉमर्स वालों को भी जवाब दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि नाराज हो जाए कि हमसे नहीं पूछ रहे। असल में कॉमर्स के स्टूडेंट्स ये है कि ये चीजें उन्हें मालूम होनी चाहिए थी। ओके, अंडरस्टूड। शायान साहब ने कह दिया अंडरस्टूड। बाकी लोग भी हैं भाई, चलूं आगे अब? ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा, अब सुनो, तो जब हम यहां पहुंचे कि आपके पास तक एसेट्स तक हो गए, तो अब इसके बाद दो चीजें आती हैं। जब ये समझिए कि ये स्टैब्लिश हो गई ना, अब एक कारोबार शुरू हो सकता है। जैसे मैंने स्कूल की मिसाल दी, तुमने स्कूल के एसेट्स, स्कूल चलाने के लिए पैसे अपने पास थे। फर्ज करो तुम्हें, मिसाल के तौर पे तुम्हें चाहिए थे एक स्कूल चलाने के लिए जो एसेट्स तुमने सोचे, फर्ज करो 1 लाख रुपए का एसेट्स चाहिए था, ठीक है। उसके लिए तुम्हारे पास पैसे कितने थे? 60,000 रुपए। तुमने 40,000 रुपए क्या किए? किसी से उधार ले लिए। तो एसेट्स कितने के हो गए? 1 लाख के। 40,000 रुपए, 60,000 रुपए तुम्हारा क्या हो गया? कैपिटल। और 40,000 रुपए की क्या हो गई? लायबिलिटी। ये अकाउंटिंग इक्वेशन सेट हो गई। अब ये सेट हो गई तो उसका मतलब क्या है कि तुम बिजनेस शुरू करने के लिए, स्टार्ट करने के काबिल हो। अब जैसे ही बिजनेस शुरू करोगे क्या होगा? स्टूडेंट्स आएंगे, एडमिशन लेंगे। एडमिशन लेंगे तो तुम्हारे पास जो चीज आएगी उसको हम नाम देते हैं क्या? रेवेन्यू। फीस जमा होगी जब, इसको उर्दू में क्या कहेंगे? आमदनी कहेंगे। और जब आमदनी कमाना चाहोगे तो भाई ठीक है भाई, उसके बाद क्या होगा? आपको क्लासेस लेनी पड़ेंगी, टीचर्स हायर करने पड़ेंगे, दूसरा स्टाफ हायर करना पड़ेगा, बिजली का बिल इस्तेमाल करोगे। तो वो सब क्या है? वो सब है बिजनेस के क्या? खर्चे, जिनको हम क्या नाम देते हैं? एक्सपेंसेस। और क्या? इखराजात। ठीक है। तो अब जरा समझ लो एक आखिरी दफा कि ये 5 चीजें कहलाती हैं हेड्स ऑफ अकाउंट्स, हेड्स ऑफ अकाउंटिंग या हेड्स ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। क्या 5 चीजें? पहली चीज कौन सी? एसेट्स। दूसरी चीज कौन सी? लायबिलिटीज। तीसरी चीज कौन सी? कैपिटल। चौथी चीज कौन सी? रेवेन्यू। और पांचवी चीज कौन सी? एक्सपेंसेस। दुनिया का कोई भी कारोबार होगा, ये 5 हेड्स ऑफ अकाउंट होंगे या 5 पिलर है। जैसे इस्लाम के हम कहते हैं ना 5 बुनियादी सतून है, वैसे अकाउंटिंग के भी ये 5 बुनियादी सतून है। इन 5 बुनियाद के ऊपर अकाउंटिंग की इमारत खड़ी हुई है। एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। अब बताओ यहां तक क्लियर है? अब असल बात की तरफ चलना है मुझे। चलूं? हाँ, जवाब दे दीजिए थोड़ा सा, फिर मैं बता रहा हूं आगे।
हाँ भाई, जवाब नहीं आया किसी एक का भी? आवाज आ रही है ना? जी सर। जोएब खान आ गए, शायान, अम्मारा हैं, दो चार जो मुझे नाम याद आ रहे थे। एदेगुल, ओके। अच्छा बच्चों, अब जरा अब इंटरेस्टिंग बात सुनो। देखो, ये सब बातें जो पढ़ी, ये सब पढ़ी किस हेडिंग के अंदर? क्या अकाउंटिंग की क्या है? टर्म्स हैं जो अकाउंटिंग में हम क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अब जरा समझिए, हम पहले दिन से, कौन सा हिस्सा खाली है, ये जगह आपको नजर आ रहा है पूरा? ठीक है, देखिए, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि अकाउंटिंग में का ताल्लुक किससे है? बिजनेस से है। ठीक है, बिजनेस करेंगे तो बिजनेस में क्या होगा? प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। ओके, बिजनेस में जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो किस वजह से होता है? तो वो होता है किसकी वजह से? ट्रांजैक्शंस की वजह से। नजर आ रहा है ट्रांजैक्शन? वो किसकी वजह से होता है? ट्रांजैक्शन। और बिजनेस के इस प्रॉफिट और लॉस को बताने की जिम्मेदारी हमारे उस सब्जेक्ट की है जो हम पढ़ रहे हैं। वो कौन सा सब्जेक्ट है? अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग ने बिजनेस में होने वाला प्रॉफिट और लॉस बताना है, जो कि होता है किसकी वजह से? ट्रांजैक्शन की वजह से। इसलिए सबसे पहले अकाउंटिंग क्या करती है? इन ट्रांजैक्शंस को अपने पास रिकॉर्ड करती है। किस लिए? ताकि जब रिकॉर्ड होगा तभी हम इस काबिल हो सकेंगे कि बिजनेस का क्या कैलकुलेट कर सके? प्रॉफिट और लॉस। तो अब फिर समझ के चलो, देखो लिंक बनाओ। हमने अकाउंटिंग को सीखा, हमने थोड़ा सा अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजीज को पढ़ा, फिर हम नीचे जाते हैं और हमने कहा कि टर्म्स के बाद क्या असल काम ये है इन टर्म्स को सीखने के बाद कि हम सीखें कि अकाउंटिंग किस तरह से बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को डिटरमिन करेगी। तो प्रॉफिट और लॉस को डिटरमिन करने के लिए पहला काम करेगी, तमाम ट्रांजैक्शन को क्या करेगी? रिकॉर्ड करेगी। अच्छा, अब ये बोर्ड साफ कर दूं, ये सब लिखा हुआ आपके पास मौजूद है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? और क्या बताना चाह रहे हैं? अकाउंटिंग में बिजनेस की ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड होगी। अब ये गौर से सुनिएगा, ये बहुत मजेदार चीज है। और ये अगर समझिए कि अभी जो मैं लेक्चर दे रहा हूं या जो बात समझा रहा हूं समझ में आ गया, तो एक पूरा कॉन्सेप्ट बनेगा। और अकाउंटिंग जिनको नहीं आती है उनको बहुत आसान हो जाएगी, और जिनको आती है वो बिल्कुल सॉलिड तरीके से सीख जाएंगे। देखिए, अब हम बिजनेस की अकाउंटिंग में सीखना चाहते हैं कि अच्छा, ये रिकॉर्डिंग सिस्टम क्या होता है? आखिर ये रिकॉर्डिंग का सिस्टम कैसे समझ में आया, वजूद में आया कि अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, एक मिनट भाई, मैं जरा एक लाइन पढ़ लूं, बहुत लंबी चौड़ी लाइन आई है। क्या लिखा है भाई आयशा ने? क्लास तो अभी स्टार्ट हुई है, आप पहले से पढ़ा रहे हैं बेटा। मैं तो जिस टाइम क्लास स्टार्ट हुई है उसी टाइम से पढ़ा रहा हूं, पहले से कब पढ़ा रहा हूं? अच्छा आयशा, मैं क्लास के बाद बात पूछता हूं तुमसे। मैं क्लास जब कैमरा स्टार्ट हुआ उसके बाद ही यार आप लोगों ने पूछ के शुरू किया मेरा बच्चा। सुनो अब जरा सा, अभी बहुत कोई परेशान मत हो, अभी मेरी बात सुनो। देखो आयशा, अब मैं बात जो कर रहा हूं ना ये समझना, रिकॉर्डिंग सिस्टम, किसको रिकॉर्ड करने का सिस्टम? बिजनेस में होने वाली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का सिस्टम। याद करो, मैंने पहले लेक्चर में या दूसरे लेक्चर में बात की थी कि अकाउंटिंग का जो आगाज है वो कैसे हुआ। आज जो हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं वो किस तरह से इस शक्ल में हमारे पास आई जिस शक्ल में हम सीख रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको मिसाल दी थी ना कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशा तिजारत था, और जब उनका पेशा तिजारत था तो वहां पे भी वो क्या कर रहे थे? बिजनेस कर रहे थे। बिजनेस कर रहे थे तो प्रॉफिट और लॉस निकाल रहे थे, और वहां पर भी हो रहा होगा ट्रांजैक्शन, जिसको वो भी किसी ना किसी तरह से क्या करते होंगे? रिकॉर्ड। लेकिन आज जिस तरह हम पढ़ रहे हैं इसको कैसे आया, ये सिस्टम कैसे वजूद में आया, किस तरह? तो जब भी कभी तुमसे रिकॉर्डिंग के सिस्टम की बात हो, किसको रिकॉर्ड करने? अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करने के सिस्टम की बात हो, तो तुम्हारे पास जवाब में दो बातें आनी चाहिए।
एक कहलाता है सिंगल एंट्री सिस्टम और दूसरे को कहा जाता है डबल एंट्री सिस्टम। किस चीज के लिए? ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए दो सिस्टम आते हैं, एक सिंगल एंट्री सिस्टम, एक सिंगल एंट्री सिस्टम और दूसरा डबल एंट्री सिस्टम। अच्छा, अब सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है और डबल एंट्री सिस्टम क्या है, कैसे ये वजूद में आया, तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है। देखो, दरअसल अकाउंटिंग का सही मानों में जो सिस्टम है वो है डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम कोई सिस्टम नहीं है। एक आम आदमी जो रिकॉर्डिंग का काम करता है, आम जिसको अकाउंटिंग नहीं आती है, वो दरअसल कौन सा सिस्टम है? सिंगल एंट्री सिस्टम। इसीलिए सबसे पहले जो सही मानों में जो अकाउंटिंग का सिस्टम डेवलप हुआ, डबल एंट्री सिस्टम हुआ। तो डबल एंट्री सिस्टम से पहले जितने भी सिस्टम इस्तेमाल होते थे अकाउंटिंग के अंदर, उस सिस्टम को कहा जाता है क्या? सिंगल एंट्री सिस्टम। अभी मैं आपको समझाता हूं और कैसे। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम जो कि मैं कह रहा हूं कि असल सिस्टम है, इसको इजाद करने वाला और उस शख्स को कहा जाता है फादर ऑफ अकाउंटिंग। इस शख्स का नाम था लूका पेकोली। ये शख्स वो शख्स था जिसने सबसे पहले अकाउंटिंग के सिस्टम को, डबल एंट्री सिस्टम को एक नाम दिया। समझे? ये एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था और असल में ये इटली से ताल्लुक रखता था। जैसे आजकल दुनिया में जो तिजारत होती है उसमें आप जानते हैं कि अमेरिका या चाइना बहुत बड़े ममालिक हैं जिनके साथ सारी दुनिया तिजारत करती है और सबसे बड़ा अमेरिका है, इसलिए सबसे ज्यादा अमेरिका में ही काम होता है। उस जमाने में 14वीं सदी 14th सेंचुरी के अंदर, 15th सेंचुरी के अंदर इटली होता था तिजारत का मरकज और वहां से सारे तिजारती जहाज और ये सारी चीजें निकलती थी। वहां पर बिजनेसेस के जो मैं कहना चाहिए ग्रो हो रहे थे, बढ़ रहे थे और कारोबार हो रहे थे। वो सारे लोग जो इस्तेमाल करते थे वो अपना अपना एक अलग सिस्टम इस्तेमाल करते थे जिसको हमने क्या कहा? सिंगल एंट्री सिस्टम। लेकिन उन सिंगल एंट्री सिस्टम में कुछ खामियां थी, कुछ खुला थे, यानी कुछ गैप्स थे, जिसकी वजह से उनके कुछ चीजें लॉसेस होती थे या फ्रॉड होते थे। तो उनको समझाने के लिए इस शख्स ने एक बेसिकली इसने एक मैथ की किताब लिखी थी और जो बातें मैं बता रहा हूं तुम इसको सर्च भी कर सकते हो इंटरनेट के ऊपर। इस शख्स ने एक किताब लिखी जिसका नाम था पूरा अर्थमेटिका ला ज्योमेट्रिया, इटालियन जुबान में थी। उसमें इसने कोई 30 पेजेस का या 27 पेजेस का एक चैप्टर रखा जिसने उसने अकाउंटिंग के डबल एंट्री सिस्टम को का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया और ऑब्वियसली उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हुए आज दुनिया भर में अकाउंटिंग की सारी तैयारी होती है। लेकिन ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट है और उसी कॉन्सेप्ट को लेकर मैं तुम्हारे सामने आज एक मिसाल देता हूं ताकि तुम समझ सको कि जो चीज हम आगे पढ़ेंगे उसमें क्या दिमागी तौर पे क्या साइंस है, क्या चीजें मौजूद हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ लो कि अकाउंटिंग की जो बेसिक टेक्निक्स डेवलप हुई हैं वो मैथमेटिक्स से बिलोंग करती थी, क्योंकि उसको डेवलप करने वाला एक मैथमेटिशियन था। उसने जब तमाम चीजों को देखा था, मतलब जब वो जो कारोबार करते थे, जो उसके दोस्त अहबाब इटली में, उनसे बैठ के जब उसने देखा, उनकी प्रॉब्लम सीखी, समझी कि क्या क्या उनको प्रॉब्लम आती है, तो उसने उस प्रॉब्लम के रेमेडी के तौर पे, यानी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसने जो है ये तरीकाकार निकाला। अब जरा समझिएगा, मैं एक छोटी सी मिसाल से बता रहा हूं। सही है? रेडी है? सब लोग सुन रहे हैं ना? ठीक है, अब जरा सुनिए। अब मैं आपके सामने रखता हूं एक बिल्कुल आम ट्रेडर की चंद ट्रांजैक्शंस या चंद उसकी वो चीजें जो वो बिजनेस में परफॉर्म करता है। ठीक है, फर्ज कीजिए एक शख्स बिजनेस के अंदर कुछ पैसे इन्वेस्ट करता है और वो पैसे बिल्कुल सादा आसान रखने के लिए कितने पैसे इन्वेस्ट करता है? 100 रुपए इन्वेस्ट करता है। 100 रुपीज पैसे उसने इन्वेस्ट किए।
उसके बाद उस शख्स ने उस 100 रुपए से, कल सिखाया था ना, बिजनेस करने के लिए मर्चेंडाइज परचेज की, और जो उसने मर्चेंडाइज परचेज की वो 40 रुपए की परचेज की। बोलो समझ में आई? 40 रुपीज की इन्वेंट्री परचेज की। उसके बाद उस शख्स ने ये 40 रुपए की मर्चेंडाइज जो थी, इसी मर्चेंडाइज को सेल कर दिया, बेच दिया 50 रुपए में, जिससे उसको प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ बता सकते हैं? 40 रुपए की इन्वेंट्री 50 रुपए बेची, कितने का प्रॉफिट हुआ? देखो जवाब, सुन रहे हो सब लोग? दस 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 जवाब आ गया। अच्छा, तो 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब जनाब सोचो ये क्या हुई, 4 अदद या 3 अदद कह लो मेन, लेकिन 4 लाइनों में तुम्हारे सामने एक कारोबार वाले की ट्रांजैक्शन, बिल्कुल सादा सी। अब इस ट्रांजैक्शन को और इस प्रॉफिट को लिखने के लिए हमने रिकॉर्डिंग करनी है। अब रिकॉर्डिंग का एक सिस्टम कौन सा था? सिंगल एंट्री सिस्टम। अब सिंगल एंट्री सिस्टम जैसे मैंने कहा कि कोई सिस्टम नहीं, इसी तरह लिख के दे दिया ना, तो ये भी रिकॉर्डिंग का कौन सा सिस्टम है? सिंगल एंट्री सिस्टम। लेकिन सोचो कि इतनी सादा सी ट्रांजैक्शन थी, तो तुमने फौरन बता दिया कि 10 रुपए का प्रॉफिट है। अगर मैं यहाँ 30 रुपए पे बेचता तो तुम कहते थे 10 रुपए का क्या है, लॉस है। लेकिन यार इतनी सादा ट्रांजैक्शन होगी, एक दिन में या हजारों की ट्रांजैक्शन परचेज की हो सकती है, हजारों की एक दिन या एक साल के अंदर या महीने के अंदर लगातार ट्रांजैक्शन हो सकती है ना यार। तो क्या इतना आसान होगा कि तुम इस तरह बता सको? नहीं, उसके लिए लाजमी फिर कुछ ना कुछ करने थे, ऐसा खाता बनाना था, रिकॉर्ड बनाना था। तो इसने जो डबल एंट्री का कॉन्सेप्ट दिया, उसने क्या बताया? इसने क्या कहा कि देखिए, हर 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 बिजनेसमैन को कहा ऐसा करो कि तुम अपने पास चंद रजिस्टर तैयार करो। अच्छा, रजिस्टर तैयार करें? कैसे जी रजिस्टर करें? इसने कहा एक काम करो, तुम एक रजिस्टर तैयार करो कैश या और एसेट्स, ठीक। उसके बाद एक रजिस्टर रखो अपने पास जिसका नाम रखो कि ये है कैपिटल का रजिस्टर। फिर एक रजिस्टर बना लो तुम किसका? मर्चेंडाइज का रजिस्टर बना लो। नजर आ रहा है बोर्ड पे सारा? हाँ। और उसके बाद एक रजिस्टर बना लो, जो बना लो जिसमें तुम लिखो कि जो तुमने सेल किया। अब यहां पर आ जाते, पहले तो ये 3 से समझो ना, एक बनाओ इसका, इसका और इसका। अच्छा, फिर कहा डबल एंट्री का कॉन्सेप्ट क्या है? उसने कहा ऐसा करो, डबल एंट्री सिस्टम को यूं समझो कि डबल एंट्री का मतलब यह है कि बिजनेस में जितने ट्रांजैक्शन हैं उसमें मौजूद है डबल इफेक्ट। क्या मतलब? कि जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसमें 2 इफेक्ट है। अब अगर ये समझना है तो उसको चंद मिसालों से समझो। सबसे पहले तो एक बात समझ लो कि इस दुनिया में जब भी कोई काम होता है तो उसके हमेशा 2 पहलू होते हैं, 2 एस्पेक्ट होते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पे अभी जो मैंने कल एक मिसाल दी थी लेक्चर में कि तुम बुक शॉप पे जाते हो और उससे कोई चीज परचेज करते हो, खरीदते हो, किताब खरीदते हो, तो सोचो तुम उससे कोई किताब खरीदते हो, एक इफेक्ट, और अपनी जेब से पैसे निकालकर उसको देते हो, 2 इफेक्ट। तो बोलो बिजनेस में 2 इफेक्ट हुए या नहीं हुए? लेकिन चूंकि मैंने अभी कहा कि बिजनेस में तो 2 है, हर दुनिया के हर काम में। मिसाल के तौर पे आप ये सोचिए कि आप अभी क्लास में भी ले रहे हैं तो इसमें भी डबल इफेक्ट है। हर आदमी तो नहीं ले रहा। आपने एडमिशन लिया, आपने एक फीस जमा कराई, वो एक एक्शन था, और रिएक्शन के दूसरे इफेक्ट के तहत आप क्या ले रहे हैं? मेरी क्लास ले रहे हैं। मैं भी ये पढ़ा रहा होता हूं, मैं भी एक एक्शन कर रहा हूं, महीने भर बाद मैं भी उससे सैलरी वसूल करूंगा। तो मेरे हर एक्शन का जो भी काम हो रहा है, या तो वो एक एक्शन है जिसका बाद में रिएक्शन मिलेगा, या वो रिएक्शन है जिसका पहले क्या हो चुका है? एक्शन हो चुका है। तो ये तो दुनियावी काम है। जरा सोचो, आपके माँ बाप, आपके वालिदैन आप पे खर्च करके क्यों पढ़ा रहे हैं आपको? उसमें भी एक्शन रिएक्शन इन्वॉल्व है। कैसे? आप पे खर्च कर रहे हैं कि आज आप पे लगाएंगे, आपको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, आपको अच्छा आदमी बनाएंगे, कल को आप उनके बुढ़ापे का क्या बनाएंगे? सहारा बनेंगे।
और तो और छोड़ो, अल्लाह ताला ने भी क्या कहा है, सोचो जरा, दुनिया में नेक काम करो, आखिरत में क्या दूंगा, जन्नत दूंगा। तो हर काम के पीछे एक्शन और रिएक्शन इन्वॉल्व है। इसी कॉन्सेप्ट को, बोलो बात समझ में आई, इसी कॉन्सेप्ट को इस शख्स ने इस्तेमाल किया। अब शायद उसने इतना नहीं सोचा होगा जितना मैंने अभी बता दिया। क्या, डबल एंट्री सिस्टम, यानी क्या, डबल इफेक्ट सोचा। और उसने कहा जब इन रजिस्टर में लिखो तो एक इफेक्ट मत लिखो, कितने इफेक्ट लिखो, 2 इफेक्ट लिखो। मसलन पहली चीज क्या कहा कि बंदे ने पैसा क्या किया, इन्वेस्ट किया। कितने पैसे इन्वेस्ट किए, 100 रुपए। तो इसने कहा कि ऐसा करो कि बजाय सिर्फ ये लिखने के कि 100 रुपए पैसे आए, यहां लिखो प्लस 100 रुपए। ठीक, एक इफेक्ट। लेकिन ये पैसा कौन लगा रहा है? तो अगर हम कहते हैं कि बंदे ने इन्वेस्ट किए तो इसका मतलब अभी लोग समझते हैं ऑनर ने इन्वेस्ट किए, तो ऑनर की इन्वेस्टमेंट को क्या नाम दिया, कैपिटल। तो हम दूसरा इफेक्ट प्लस कैपिटल 100 रुपए, यानी एक तरफ एसेट को प्लस के बिजनेस में 100 रुपए से पैसा बढ़ा और दूसरी तरफ 100 रुपए से कैपिटल बढ़ा। अगर नजर नहीं आ रहा तो थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूं मैं, ये देखो अब सही है, नजर आया। तो 2 इफेक्ट रिकॉर्ड किए एक वक्त में। एक ट्रांजैक्शन के कितने इफेक्ट रिकॉर्ड हुए, 2, एसेट या कैश प्लस और कैपिटल भी क्या हो गया, प्लस हो गया। बोलो पहली ट्रांजैक्शन डबल इफेक्ट के साथ दोनों को समझ में आई सब बच्चों को? यस या नो का जवाब दो, तो फिर मैं अगली ट्रांजैक्शन बताता हूं। अच्छा शाबाश। तो अबे यार अभी ठहर जाए यार, नहीं आएगा अभी, देर तो शुरू कराइए मेरी क्लास। 100 रुपए का प्लस कैपिटल भी, क्या क्लास ऑफ करने के लिए आए थे इसलिए उनको कह रहा था। 100 रुपए से ये भी प्लस और ये भी प्लस। अब आगे सुनो, मर्चेंडाइज कितने की खरीदी उसने, 40 रुपए की। अच्छा, इधर गए, कहा मर्चेंडाइज में तुम प्लस कर दो कितने रुपए, 40 रुपए। लेकिन खरीदी किस पर होगी, कैश पर। तो कैश में से 40 रुपए क्या कर दो, माइनस कर दो। अब याद रहे कि ये वाला जो था दोनों, ये कौन सी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट था, नंबर 1, और ये दोनों किसका इफेक्ट हो गया, ये हो गया नंबर 2 का। और ये प्लस माइनस दरअसल बता रहा है कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। यहां पे लामत इन्वेंट्री खरीद रहे हो तो इन्वेंट्री बढ़ रही है, जबकि कैश जो पे करोगे तो कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यहां दोनों प्लस क्यों थे, कि कैश इन्वेस्ट हो रहा था बिजनेस में तो इन्वेस्टमेंट में कैश प्लस हो रहा था, जबकि कैपिटल मालिक का हक, मालिक का वो भी दोबारा क्या हो रहा था, प्लस हो रहा था। अगर ये पॉइंट अभी समझ में नहीं आया तो उसको मजीद बताऊंगा, लेकिन बस समझ लो कि जब इन्वेस्टमेंट हो रही है तो याद रखो ये भी प्लस होगा और ये भी प्लस होगा, और खरीदते हुए पैसा कम हो जाएगा, मर्चेंडाइज बढ़ जाएगी। फिर इस पॉइंट का क्या हो गया, डबल इफेक्ट रिकॉर्ड हो गया। तीसरी इफेक्ट क्या हुआ कि मर्चेंडाइज बेच दी, कितने में बेच दी, 50 रुपए में बेची। अब जरा समझना, 50 रुपए में बेची तो पैसे अब कितने आए, मैं इसको अलग कलर से लिख रहा हूं। 50 रुपए तुम्हारे पास क्या हो गए, प्लस हो गए। लेकिन मर्चेंडाइज जो है वो 40 रुपए की थी और वो 40 रुपए की खत्म हो गई। जरा देखो, बराबर इफेक्ट है, डबल इफेक्ट हमेशा बराबर होना चाहिए। ये 100 का था, ये 100 का था, ये 40 का था, ये 40 का था, लेकिन अब ये आया कितना, क्योंकि बेचा कितने में, 50, यहां प्लस कितना हुआ, 50, लेकिन यहां पे से चीज कितने की गई, 40 की गई। 10 रुपए की फर्क है, बता सकते हो ये 10 रुपए किस चीज का फर्क है, बता चुके हो तुम लोग वैसे। 10 रुपए क्या था, प्रॉफिट था। ये 10 रुपए का प्रॉफिट हकीकतन जाके प्लस हो जाएगा किसने, कैपिटल में, जिससे कैपिटल भी बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे अलजबरा अप्लाई मत करना, प्लस माइनस 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 प्लस प्लस ये नहीं सोचना, क्योंकि अभी रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सिखाना है, डेबिट एंड क्रेडिट बताता हूं। बस इतना समझ लो कि 50 इधर और 10 और 40 इफेक्ट ये बराबर, यानी डबल इफेक्ट हमेशा क्या हुआ, बराबर।
तो पहली बात अब तुम लोग सबकी समझ में आ जानी चाहिए कि अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग के दो सिस्टम, एक है सिंगल एंट्री सिस्टम जो कि दर हकीकत कोई सिस्टम नहीं है, वो सिर्फ सिंपल आम लोगों के जुगाड़ का नाम है, आम लोगों के काम का नाम है, उसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, जो जिस तरह से भी लिख दे और अपना प्रॉफिट निकाल ले वो सिंगल एंट्री सिस्टम। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम एक रूल्स एंड रेगुलेशन है जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हर ट्रांजैक्शन का कितना इफेक्ट होता है डबल, और किताबों में वो डबल इफेक्ट रिकॉर्ड होता है। बोलो पहले यहां तक बात समझ में आई? लेकिन इसकी सबसे बड़ी जो इजाद थी इस ल्यूका पेक्योली की, वो यही थी कि इस शख्स ने इस प्लस माइनस को जो अलजबरा में इस्तेमाल होता था उसको नाम दे दिया। एक नाम दे दिया डेबिट और दूसरा नाम दे दिया क्रेडिट, और इसी डेबिट और क्रेडिट के ऊपर उसने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की बुनियाद रखी। और डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में DR लिखते हैं और क्रेडिट को शॉर्ट फॉर्म में CR लिखते हैं। तो रूल्स ये रखे कि 5 अकाउंट थे, कौन कौन से? एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। इसने इस तरह कर दिया कि प्लस माइनस तो अलजबरा के हिसाब से ना, अब ये प्लस है ये माइनस है ये प्लस है, तो ये आखिर में बचेगा क्या? प्लस कुछ बचेगा। 100 माइनस 40 60 प्लस 110। यहां गए तो यहां बच जाएगा प्लस 110, यहां चले गए तो यहां पे 0 हो जाएगा। देखिए दोनों साइड बराबर है। अब इसने इसको नाम दे दिया कि ये फर्ज कर लो डेबिट है और ये सर्च कर लो क्या है? क्रेडिट है। और कहने लगा डेबिट और क्रेडिट हमेशा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तब काम हो सकता है। तो इसने रूल रखा कि एसेट के बारे में ये याद रखिएगा, लिखा हुआ है एसेट अगर इंक्रीज हो तो उसको डेबिट में रिकॉर्ड करो, और अगर एसेट डिक्रीज हो तो उसको क्रेडिट। और उसने, हाँ बल्कि ये बता दूं डेबिट, उसने समझ लो कि इस तरह लिखने के बजाय एक अकाउंट वजूद में लाया ये, और इसके दो साइड, इस साइड को कहा डेबिट और इस साइड को कहा क्रेडिट, और कहा अगर एसेट बढ़े तो उसको डेबिट में लिखो यानी इस साइड, एसेट अगर डिक्रीज हो तो उसको क्रेडिट में लिखो। लायबिलिटी पे ये रूल, और यही रूल, बल्कि पहले यूं बता दूं, यही रूल रखा उसने एक्सपेंस का, इंक्रीज हो तो डेबिट और डिक्रीज हो तो क्रेडिट, और इन तीनों पे एक साथ रखा क्या कि अगर ये तीनों इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट और ये तीनों डिक्रीज होंगे तो डेबिट। ठीक है, अब यही पे बात पे मैं आज का टाइम मेरा थोड़ा ओवर हो जा रहा है, खत्म करता हूं। समझिए लो अच्छी तरह से कि एसेट्स मैंने जो शुरू में पढ़ाया, आयशा तुम्हारे लिए सुनो, लिख करो। मैंने बताया कि हर बिजनेस में 5 हेड ऑफ अकाउंट है। कौन कौन से? एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। ये 5 हेड ऑफ अकाउंट है। इन्हीं के ऊपर पूरी अकाउंटिंग की इमारत खड़ी हुई है। और फिर मैंने बताया कि चूंकि बिजनेस का काम है, बिजनेस में होता है प्रॉफिट और लॉस, और अकाउंटिंग का काम है बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस निकालना, तो उसके लिए हमने बात की रिकॉर्डिंग सिस्टम की। और रिकॉर्डिंग सिस्टम में सिंगल एंट्री को भी भूल जाइए, हम कौन सा सिस्टम पढ़ेंगे? डबल एंट्री सिस्टम। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है डबल एंट्री सिस्टम का? कि उसमें हर ट्रांजैक्शन का कितना इफेक्ट रिकॉर्ड करना है? डबल इफेक्ट। और उसके लिए आज के बाद हम क्या पढ़ेंगे कि हमेशा हर ट्रांजैक्शन में क्या होगा? डेबिट और क्रेडिट। तो अब यहां पे मैं बात को आज रोकूंगा, और 2 चीजें, कल मैंने कुछ काम दिए थे आप लोगों को, अब जरा मैं देखना चाहता हूं गूगल क्लासरूम पे जाके जो चैप्टर मैंने आप लोगों को दिया है, उस चैप्टर के आखिर में कुछ क्वेश्चंस थे, थ्योरी के क्वेश्चन है, मतलब व्हाट इज अकाउंटिंग, आप लोगों को थ्योरी भी दी है। आप लोगों ने अब काम यह करना है कि जो चैप्टर के आखिर में जो थ्योरीज के क्वेश्चन है, जिस हद तक आप उसको सॉल्व कर सकें, अभी मैं देखा नहीं है कहां से कहां तक अभी आप कर सकते हैं, जहां तक मैंने पढ़ाया आपको अंदाजा हो जाना चाहिए, उनको आप सॉल्व करके अपने पास एक नोट्स बनाएं। ठीक है, और वो तैयार रखेंगे नोट्स। नेक्स्ट क्लासेस में हो सकता है मैं कहूं कि वो गूगल पे अपलोड कीजिए, मैं सबसे चेक करूंगा कि उससे, और वो नोट्स कहीं और से नहीं है, सबसे पहले सारे के सारे आपके जो नोट्स आपको दिए उसी में से। ठीक है, तो आप अपने होमवर्क के तौर पे ये सारा नोट्स तैयार करेंगे, लिख के रखेंगे, और उससे जहां तक पढ़ाया इसको आप पढ़ेंगे। ठीक है, एनी क्वेश्चन, कोई काम? चैप्टर का नाम है बेटा बेसिक अकाउंटिंग, मैंने बताया है अनजलना, आपको मैंने कहा था ना कि उस मेरे वेबसाइट पे जाइएगा,
अच्छा एक मिनट, जोहेब साहब का एक नाम आया कि ये ट्रिपल इफेक्ट है। ये तो देखो जोहेब, बेसिकली ये ट्रिपल इफेक्ट है, लेकिन हमने जो इफेक्ट को रिकॉर्ड करा है या रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें देखो मर्चेंडाइज को अभी सिर्फ दिखाने के लिए मैंने अलग रखा है, वरना अगर याद करो तुम अगर कॉमर्स से होगे तो मर्चेंडाइज इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एसेट। तो बेसिकली कैश का बढ़ना और इसी जगह एसेट का कम होना और कैपिटल का बढ़ जाना, तो ये इफेक्ट दो ही रहेगा। अभी सिर्फ इस बात को एलोब्रेट करने के लिए मैंने 3 जगह अलग अलग करके लिखा, इसलिए तुम्हें ट्रिपल इफेक्ट नजर आ रहा है। ठीक है, तो दैट्स ऑल। जो होमवर्क है वो कंप्लीट करिएगा, फिर मैं बात करूंगा। अल्लाह हाफिज। देर से